वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था हम लोगों ने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कैसे पढ़ा था, जैसे कोई एक बॉडी है जो स्पेस में कहीं पर रखी हुई है, उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आए थे, ठीक है। तो वहां पे डेल्टा यू कैलकुलेट किया था, ठीक है। और डेल्टा यू कैलकुलेट करने के बाद वहां पे इन्फिनिटी पे, जहां पे जीरो एनर्जी सोर्स है, वहां से लाने के लिए जो वर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जीरो एनर्जी पॉइंट क्या है, जीरो एनर्जी सोर्स क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो। अभी हम लोग देखेंगे भी ये सारी चीजें। फिलहाल अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक है आज हमारा। देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, और उनकी जो असेंबली है दोनों को इन्फिनिटी से लाना है और एक उनका क्या बनाना है, सिस्टम बनाना है। और उस सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही हमारा जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। आपको पहले से ही पता है जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आज हम लोग सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है, Q है, ठीक है, Q1 है। सपोज देयर आर टू चार्जेस, Q1 एंड Q2, ठीक है। तो एक चार्ज Q1 है, उसको इन्फिनिटी से लेके आएंगे। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, फिलहाल ये मान के चल रहा है कि अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब एक्सटर्नल फील्ड होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो एक चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, अपने आप आसानी से Q1 चार्ज आ गया। Q1 चार्ज आने की वजह से एक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। Q1 चार्ज आने की वजह से एक फील्ड क्रिएट होगी और उसकी वजह से अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले तो वहां पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय, ये आपको पता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r। अब जब दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज जब लेके आएंगे तो ये इसको क्या करेगा, फोर्सफुली रिपेल करेगा। तो इस चार्ज की फोर्स के अगेंस्ट में हम लोगों को उस चार्ज को लेके आना है। ध्यान से समझिएगा, वो चार्ज जो दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं वो इसके फील्ड के अगेंस्ट में लेके आ रहा है। तो उसके लिए जो हम अप्लाइड फोर्स होगा, जो वर्क होगा, वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो वर्क होगा उस दूसरे चार्ज को लाने में वही हमारा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो चलिए वर्क डन, इसको पॉइंट O कह दीजिए, इसको पॉइंट P कह दीजिए। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to point P। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आपको याद होगा तो V इज इक्वल टू, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू W/Q मैंने पढ़ा है, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने ये सब डिस्कशन किया है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से दोबारा इसको देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो W इज इक्वल टू हमको Q2, चार्ज Q2 लेके आ रहे हैं, यहाँ पे Q0 लेके आते थे इन्फिनिटी से, यहाँ पे Q2 लेके आ रहे हैं। और जो पोटेंशियल है हमारा पॉइंट P पे वो V है, V1, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन, ये हमारा वर्क डन हुआ, ठीक है। अब ये वर्क डन हुआ, ठीक है, इससे निकालना है हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, इंटरनल फोर्स नहीं। जो चार्जेस के इंटरनल फोर्स है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, क्या होगा, चलिए बताइए। सेम यही हो जाएगा, U इज इक्वल टू W
और u इज इक्वल टू 1/4 L0 1 × ठीक है। तो ये जब एक्सप्रेशन मिल गया तो हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। जब पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और कहाँ तक ले गए, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन मेकिंग, ठीक है, वर्क डन इन मेकिंग अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन स्पेसिफिक पोजिशन। जो स्पेसिफिक पोजीशंस गिवन हैं वहां तक लाने के लिए इन्फिनिटी से दो चार्जेस को जो वर्क डन होगा वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2 पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी एंड मेकिंग अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है, फॉर गिवन स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बुक्स में आपको डेफिनेशंस और भी बहुत सारी मिल जाएंगी, बट ये सिंपल तरीके से आपको लिख सकते हैं और सारी चीजें आपको उसमें ही समराइज हो जा रही हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करी है, ये कैसे केवल U लिख दिया है। बेसिकली जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, इन्फिनिटी पे हमने अभी पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल से एक्सप्रेशन बता दिया और उसका डेफिनेशन भी बता दिया आपको पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है। अब कुछ हम पॉइंट्स बता रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि जैसे कोई चार्ज है तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था, W/Q, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, Q0 इंटू डेल्टा V, ठीक है। ये जो है अगर ये वर्क डन स्टोर हो गया तो ये क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये वर्क डन जो होता है ये चेंज इन एनर्जी में होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल एनर्जी में जो चेंज होगा वर्क डन इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन एनर्जी। जरा इधर देखिएगा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको याद होगी, डेल्टा U प्लस डेल्टा K। बेसिकली आप कहते हैं सर वहाँ पे डेल्टा K ही कह देते थे, वहाँ पे U नहीं लिखते थे। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आता था क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने जो वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन किया है वो वहाँ पे किसके लिए किया है, लीनियर मोशन के लिए किया है, ठीक है। बट अगर आपको याद हो तो जब बर्नौली थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं तो वहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड किया था, ठीक है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप एक बार फिर से जाके देख सकते हैं, बर्नौली थ्योरम में ही किया गया था। तो यहाँ पे चूंकि इनिशियल और फाइनल जो चार्ज थे जब हम जहाँ से लेके आए वहाँ पे भी रेस्ट पे थे और लाके छोड़ा वहाँ पे भी रेस्ट पे, तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई हमारी। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो आपको बोर्ड के अलावा कंपटीशन में मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। बाकी बोर्ड के लिए तो आपका इतना सफिशिएंट था। अब W क्या हो गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल। चलिए देखिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके कहाँ से आए, इतना सिंपल सा डेरिवेशन क्या किया, इतना सिंपल सा नहीं था, कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब देखिए इन्फिनिटी पे ध्यान से देखिएगा, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी 0 होगी किसी भी के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन्फिनिटी रखिए, फॉर्मूले में रखिए इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी रखेंगे किसी के अपॉन में इन्फिनिटी होती है तो वो 0 हो जाता है, ये हमारा 0 हो गया। तो ये टर्म हमारा 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी 0 होगा, आप यहाँ रखिए पोटेंशियल भी 0 होगा। तो मतलब जो U फाइनल मतलब इस सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी मिली है हमको वो Q0 इंटू VF मिल जाएगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा जो हम लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो 2 चार्जेस के लिए था, आगे कितने चार्जेस के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वो चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस का निकालें, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस जो हैं कुछ इस तरीके से रैंडमली कहीं पे भी रखे हुए हैं, ये मान लिया हमने, ठीक है। अभी अच्छा ये सारी चीज़ जो कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो एब्सेंट है, ठीक है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल फील्ड जो है वो एब्सेंट है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपके लिए। नाउ सपोज देयर आर 3 चार्जेस, पॉइंट ए पे रखा हुआ है, पॉइंट बी पे रखा हुआ है, पॉइंट सी पे, पॉइंट ए पे जो रखा है उसका मैग्नीट्यूड Q1 कंसीडर कर रहे हैं,
पॉइंट बी पे जो रखा है उसको क्यू बी कंसीडर कर रहा है और पॉइंट सी पे जो है उसको क्यू सी कंसीडर कर रहा है। आप Q1 Q2 Q3 भी कंसीडर कर सकते हैं, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ABC लिखा है, ठीक है। वो सिंप्लिसिटी ये है कि हमको डिस्टेंस में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल आप 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए किसी भी सिस्टम की जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हमको सिंपली एक अलजेब्रिक सम निकालना होगा और अलजेब्रिक सम निकालने से हमारा आंसर जो है हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे जरा देखिएगा। जो सिस्टम 2 चार्जेस का है एनर्जी का, सेम वैसे ही आपको इनके लिए भी कैलकुलेट करना है। तो पहले QA और QB का एक पेयर बनेगा, ये इसकी इन दोनों के सिस्टम की वजह से एक एनर्जी क्रिएट होगी। फिर QC देखिए जरा, QB और QC का एक सिस्टम बनेगा और QC और QA का एक सिस्टम बनेगा, ठीक है। अब आप समझिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए हम सिंपल सा समझिएगा, एक चार्ज लाके रखेंगे, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आराम से हमारा सिस्टम बन जाएगा। अब जब हम लोग QB को लाएंगे तो सिर्फ इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो मिल जाएगा। लेकिन जब QC को लेके आएंगे तो इसके अगेंस्ट भी काम वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, मतलब इसकी जो फील्ड होगी और इसकी जो फील्ड होगी, दोनों की फील्ड की वजह से हमको टोटल वर्क करना पड़ेगा। दैट इज हमको 3 टर्म मिलेंगे। एक तो ये सिंपल सा था, इसका कोई टर्म नहीं मिलेगा। इसको जब लेके आएंगे, ध्यान से समझिएगा, एक सिंगल चार्ज लाएंगे तो कोई फील्ड नहीं है एक्सटर्नल, कोई वर्क डन नहीं होगा, चुपचाप लाके रख देंगे। जब QB को लेके आएंगे तो हमको जो फॉर्मूला मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस QA एंड QB। तो क्या मिलेगा, U1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन AP। अब समझ रहे होंगे, हमने ABC ले लिया था। अगर आप 1 2 3 4 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपको R12 लिखना पड़ेगा, 1 2, ठीक है, और ये 3, तो R12 लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर। अब ये हो गया। जब दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं, मान लो ये सिस्टम तो बन गया हमारा 2 चार्जेस का, जब थर्ड चार्ज हम लोग इंक्लूड करेंगे तो इसके साथ भी एक वर्क डन होगा, इसके अगेंस्ट भी, इसकी फील्ड की वजह से भी वर्क डन होगा और इसकी फील्ड की वजह से भी वर्क डन होगा। मतलब टोटल क्या हो जाएगा, U2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB QC अपॉन BC, ये हो गया 2, और U3 जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC QA अपॉन AC, ठीक है। तो टोटल जो वर्क डन हो जाएगा, यानी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3 चार्जेस की, वो क्या हो जाएगी बताएं सर। U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, दैट इज 1/4 पाई, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पूरे में कॉमन है, मैं एक साथ को बाहर ले लेता हूँ, बार बार का ध्यान नहीं रहेगा लिखने का। QA QB अपॉन AB प्लस QB QC अपॉन AC BC और QC QA अपॉन ये आपका मिल गया पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्जेस का। अब 3 की जगह अगर 4 हो जाए, ठीक है, ऐसे ही सिस्टम बना रह लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। तो 3 चार्जेस के लिए अगर 4 चार्जेस हो जाए, उनको ऐसे रिप्लेस किया जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, ठीक है। तो चलिए, बड़ा इजी है, फिजिक्स टफ नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे आप इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। देखिए ये चार्जेस हैं 4, देखिए अब सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए। एक चार्ज को उठा के लेके आए QA को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चुपचाप आके बेचारा बैठ गया, सीधा पता रहा, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। QB को जब लेके आए तो हमको सिर्फ, इसको भी भूल जाइए, QB को लेके आए तो सिर्फ इसके अगेंस्ट काम करना पड़ा, तो इतना हमको मिला। जब QC को लेके आए, जरा ध्यान से देखिएगा, जब QC को लेके आए तो भी हमारा क्या होगा, इसके अगेंस्ट, मतलब इसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो मतलब हमारे ये 3 टर्म हमको मिल गए। तो ये हमारा सिंपल सा इतना आ गया। बट आप ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग QC को लेके आएंगे, QC के लिए तो हमने क्या दिया ना, QC के लिए लाए, तो
इसके लिए मिलेगा और इसके लिए मिलेगा। अब QD को लेके आएंगे, देखिए जरा ध्यान से, A B को लेके आए तो इसके लिए सिर्फ वर्क करना पड़ा, मतलब सिंपल सा टर्म मिलेगा 1/4πε0 QA QB अपॉन AB। जब C को लेके आए तो इसके अगेंस्ट में करना पड़ा QB अपॉन QC BC, और इसके अगेंस्ट में करना पड़ा 1/4πε0 QC QA अपॉन AC। लेकिन जब QD को लेके आएंगे तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। मतलब तीनों सिस्टम के लिए, तीनों चार्जेस के लिए अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, एक से हमारा काम नहीं चलेगा। मतलब QC के लिए अगर हम Q4 कैलकुलेट करें या U4 की बात करें, ठीक है, तो U4 में 3 टर्म होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/4π। बेसिकली आपको सिर्फ यही आंसर लिखना होता है, फाइनल टर्म लिखना होता है, बट मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसके लिए QD के लिए जब D चार्ज के लिए QD चार्ज लेके आएंगे तो हमको इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, मतलब QA QD अपॉन AD। फिर इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, अंदर में 1/4π कॉमन ले रहा हूँ, QB QD और BD, ठीक है, और Q इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा QC QD और CD। देखिए ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, मतलब जितने ज्यादा पेयर बन रहे हैं, जितने ज्यादा चार्जेस होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा टर्म्स हमको मिलते जा रहे हैं। तो जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो U4 भी हो जाएगा हमारा, और इतने से ही काम चलेगा। हमारे 2-3 टर्म और ऐड होंगे, QA QD AD प्लस QB QD BD और QC QD और CD। ठीक है, आपको 4 चार्जेस होने की वजह से 6 टर्म मिल रहे हैं, देखिए जरा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मेनी चार्जेस हैं और भी चार्जेस हैं, बड़ा सिस्टम है, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपको इतने ही तक ही कैलकुलेट करना है और यहीं पे सारी वैल्यूज रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमको देखना है, ये तो सारी बातें जो कर रहे थे ये बड़ा सिंपल सा था सिस्टम, हम लोग एक्सटर्नल फील्ड को नेग्लेक्ट मान के चल रहे थे। बट अगर एक्सटर्नल फील्ड हो जाए, जरा ध्यान सुनिएगा, अगर एक्सटर्नल फील्ड हो जाए तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, जब सिंगल चार्ज को लेके आएंगे तो उस फील्ड की वजह से भी हमको वर्क करना पड़ेगा, दूसरा लेके आएंगे तो 2 काम करने पड़ेंगे, ठीक है, और 2 वर्क क्या होंगे वो हमको समझने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखना है, ठीक है, कि अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड, वर्ड समझिएगा, इन एक्सटर्नल फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड आ गई तो क्या होगा कॉन्सेप्ट, सपोज करिए कि एक चार्ज कोई रहा होगा यहाँ पे, कैपिटल Q मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो स्मॉल कैपिटल में, इसलिए हमने कैपिटल Q एक चार्ज हमने यहाँ पे मान लिया। कैपिटल Q एक चार्ज है, उसकी वजह से कहीं पे कोई पॉइंट है तो आपको पता है कि क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल कुछ होगा, क्लियर। मान लो कि ये ओरिजिन पर रखा है, इस तरीके से चलो कंफर्म करें इसको, थोड़ा सा और बढ़िया से कॉन्सेप्ट को जाते हैं इसको, ठीक है, ओरिजिन पे ही रखा होगा। तो R1 डिस्टेंस एक चार्ज जब लेके आए Q1, ठीक है, जरा देखिएगा जरा ध्यान से, ये X है और ये Y कंपोनेंट है, ठीक है। अब अगर एक चार्ज Q यहाँ ओरिजिन पे रखा है, मतलब R = 0 पे रखा है, अगर Q1 चार्ज को कहीं से इन्फिनिटी से लेके आ रहा है, ठीक है, तो ये जो चार्ज है इसके फील्ड की वजह से हमको यहाँ तक लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगा, जैसे वहां पे 0 कर रहे थे। तो जब इसको लेके आएंगे तो उसके लिए भी वर्क डन होगा। जब Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो क्या होगा, V1 R डिपेंडेंट है ना, इसलिए मैंने R लिख दिया, V1 लिख सकते हैं सिंपली, R मैंने तो ऐसे लिख दिया। तो ये सिंपल सा हुआ, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो जब देखिए, जब दूसरा चार्ज लाएंगे तो एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है जिसकी फील्ड V1 मान लिया हमने पॉइंट A पे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट B है, ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा चार्ज जब लेके आएंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए तो हमको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। पहले चार्ज की वजह से देखो Q1 को लेके आए तो कितना वर्क हुआ, ये कहाँ से आया, V1 = W/Q1,
W वर्क इज इक्वल टू Q1 V1 हो जाएगा। V1 मतलब पहले पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा अलग अलग पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जब दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो दूसरे चार्ज को लाने के लिए भी हमको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, इसकी फील्ड की वजह से भी, जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी वजह से भी, और इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। तो जब दूसरे चार्ज को लेके आएंगे सर, तो कितना हो जाएगा Q2 और V2। ये तो इतना तो समझ में आ गया। पहले वाले के लिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q1 और वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q2, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू तो मैंने लिख दी, लेकिन इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट जब करेंगे सर तो क्या मिलेगा, आपको याद होगा, इसके अगेंस्ट भी करेंगे तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने डिराइव किया है 1/4 Q1 Q2 अपॉन, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, अब इधर इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो, चलो ठीक है। तो हमको इतना काम करना पड़ा दूसरे चार्ज को लाने के लिए, और पहले चार्ज को लाने के लिए सिर्फ इतना काम करना पड़ा, ठीक है। तो जो वर्क हुआ हमारा, जो टोटल वर्क हुआ, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगी, Q1 V1 इट इज डिपेंडेंट ऑफ R, Q2 V2 इट इज डिपेंडेंट ऑफ R, एंड 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1. This is your answer, and this is potential energy of system of two charges in external field. In external field, ठीक है। तो ये थी हमारी जो डिस्कशन की हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इतना जो सिंपल सा लंबा सा डिस्कशन है, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में ही ज़्यादा समझाई जा सके, ठीक है। और ये आपको होप समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लास्ट कमेंट में लिख के आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले की जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, या आई बटन क्लिक करेंगे वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोगों ने एक सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ा है। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए टू चार्जेस का एक सिस्टम अलग से पढ़ रखा है, जो जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दिया था, ठीक है। तो जरा उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसको क्यों छोड़ा जाए, बहुत अच्छा टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, टू चार्जेस की निकालनी है, बहुत जरा समझिएगा। उसको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले मैं जरा वर्क डन कैलकुलेट करूंगा कुछ डाइपोल के लिए, अगर किसी को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इन rotating a dipole in electric, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जरा समझिएगा। एक कोई डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसे ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट किया है, और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जब डाइपोल को रखा हमने, ये डाइपोल एक्सिस हो गई हमारी, -q चार्ज हो गया और ये +q चार्ज हो गया, और इस पे फोर्स आपको पता है QE इधर लगेगा, और इस पे फोर्स QE -QE इधर लगेगा। अब जब फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से ये कपल बनाएंगे। कपल के बारे में डिस्कशन मैंने किया है इसका, जब वेरिएशन कराया था, तो वहाँ जब ये कपल बनाएंगे तो उसको आप देख सकते हैं कि जो पहले पढ़ा रखा है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कपल बनाएंगे तो ये टॉर्क लगेगा, और जो टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि θ1 से θ2 पोजीशन तक है। अब देखिए सारा खेल पोजीशन का ही है, वहाँ पे भी पोजीशन चेंज कर रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही थी, यहाँ पे भी डाइपोल की पोजीशन चेंज कर रहा है यहाँ पे, बट चूंकि टॉर्क लग रहा है इसलिए पोजीशन को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चेंज करेंगे। वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चेंज हुआ था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चेंज होगा। मतलब मान लीजिए d थीटा हमने इसको रोटेट, पहले d थीटा के लिए तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाई एंगल d थीटा। तो dw क्या हो जाएगा सर, टाउ d थीटा। देखिए फोर्स की जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने टॉर्क यूज किया है, सिंपली वैसे ही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की जगह पे टॉर्क होता है, एंगुलर जब मोशन होता है, ठीक है। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। लेकिन अभी टोटल वर्क डन की बात करें अगर, अभी तो हमने d थीटा मतलब ऐसे रखा हुआ था डाइपोल, हल्का सा घुमा दिया, लेकिन अगर पूरा मान लीजिए θ1, पहले θ1 पोजीशन पे रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और फिर इसको हमने घुमा दिया और θ2 पोजीशन तक इसको रोटेट कर दिया,
तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल मतलब डाइपोल को कितना घुमाया, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 पोजीशन। तो भाई टोटल निकालना है, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन होगा और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 θ2 टाउ इसी इक्वेशन। अब टॉर्क कितना लगता है डाइपोल पे, इसके बारे में डिस्कशन पहले से आपको पता है। तो टॉर्क ऑन डाइपोल लिख लीजिए सर, तो W इज इक्वल टू सॉरी टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है इसके बारे में डिस्कशन आपको पहले से ही पता है सारी चीजें, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब फिलहाल टाउ की वैल्यू यहाँ फेंक दीजिए और आंसर ले लीजिए। तो फेकिंग वैल्यू ऑफ टाउ वी विल गेट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 to θ2 और PE sin थीटा t थीटा। ठीक है, PE कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए PE कांस्टेंट ले लेंगे और डाइपोल का P तो कांस्टेंट होता ही है। θ1 से θ2 sin थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा विल बी माइनस cos थीटा। नाउ पुट माइनस cos थीटा, लिमिट है आपके θ1 से θ2। तो अब देखिए माइनस बाहर ले लीजिए एक बार और अपर लिमिट रखेंगे cos θ2 मिलेगा, लोअर लिमिट रखेंगे cos θ1 मिलेगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू P cos θ1 इधर ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये आ गया, ये वर्क डन आ गया किसी भी डाइपोल को रोटेट। ठीक है, अब इसी में कुछ केसेस भी हम लोगों को कंडीशन भी देख लेते हैं, फिर उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी को टर्म को डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब कुछ केसेस बनाते हैं। केस फर्स्ट, कब जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। ठीक है, तो चलिए अगर डाइपोल को θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से, ठीक है, और हम लोग θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है और 180 डिग्री पे हम लोग ऐसे घुमा, ठीक है, मतलब ऐसे 0 पे ऐसे था, 180 का हम लोगों ने ऐसे चेंज किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE cos 0 minus cos 180 cos 0 की वैल्यू 1 होती है 1 माइनस 1, टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा आपका वो कितना होगा। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया था, cos θ1 माइनस cos θ आया, तो इस केस में वर्क डन आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बाकी केसेस भी आप अप्लाई करके रख सकते हैं। जब 90 डिग्री से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, किसी पोजीशन तक 180 तक ले जा रहे हैं, तो 90 पे जब रखेंगे और 180 तक ले जाएंगे तो 90 पे cos 90 पहले 0 हो जाएगी, 180 पे माइनस 1 तो PE मिलेगा हमको सिंपली, तो बाकी माइनस PE भी मिलेंगे। तो ऐसे टर्म्स हम लोग डिराइव कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन बता रहा था क्योंकि इसको समझना है हम लोगों को। फिलहाल अब हम लोग जो मेन टर्म है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए जरा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम वैसे चलना है। देखिए जीरो एनर्जी पॉइंट से हमको ले जाना है उसको किसी दूसरे पॉइंट तक। अगर सपोज करिए जरा इसका कॉन्सेप्ट हम इधर समझाते हैं, बाद में इधर प्रेजेंटेशन करते हैं। यहीं पे समझा देते हैं ऊपर। देखिए जो W मिला था हमको मिला था PE cos θ1 माइनस PE cos θ2 और W क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्जेस को हम लोगों को वैसे ही रखना है। ठीक
है, चार्जेस जो है रेस्ट पे ही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा। फिर ये आपका अगर आप देखें इसको कंपेयर करें तो यू फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीई कॉस थीटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो यू फाइनल आपको मिलेगा कॉस थीटा 2 माइनस, ठीक है, और यू इनिशियल जो मिलेगा वो मिलेगा पीई माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा हो सकता आपको, देखिए फाइनल यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, तो यू फाइनल बाद वाला जो टर्म होता है पी कॉस थीटा 2 वो मिला पी कॉस थीटा माइनस का, देखिए ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस यू इज इक्वल टू मिलेगा पी कॉस थीटा 1, तो ये इधर आ जाएगा, दोनों माइनस में आ रही हैं, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट जो है उसको हम लोग जीरो रखना है, जीरो यहाँ पे कब हो सकता है जब कॉस की वैल्यू 90 डिग्री हो, कॉस 90 हो तब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो डाइपोल का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से डराइव होता है, जब किसी डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी भी पोजीशन तक ले जाते हैं तो उसके लिए जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, perpendicular position in electric field to any angular position in electric field, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हम लोग किसी भी पोजीशन तक ले जाते हैं तो उसके लिए जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो थीटा 1 को क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और थीटा 2 जो हो जाएगा वो थीटा, ठीक है। इस इनिशियल पॉइंट की एनर्जी को जीरो रखना है, जैसे वहां पे मैं बता रहा था इन्फिनिटी पे जीरो होती है, वैसे इनिशियल पॉइंट की एनर्जी को जीरो, तो मतलब इसको 90 डिग्री रखना है, इसको थीटा, तो थीटा 1 मतलब 90 डिग्री से थीटा तक लेके आए, तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है आपको इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, यहाँ पे इसको इरेज कर दो भाई, यही है, ये फॉर्मूला है वर्क डन का, सेम ही रख दीजिए, तो PE cos 90 माइनस cos थीटा, देखिए 90 की वैल्यू जीरो बाहर आएगा, तो W इज इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एट पोटेंशियल एनर्जी, देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा। अब देखिए ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, और U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का PE, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए जरा, cos थीटा मतलब P डॉट। अब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ठीक है, ये केसेस समझ लीजिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में U, ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा जब U की वैल्यू पॉजिटिव हो, और U की वैल्यू पॉजिटिव तभी हो सकती है जब cos की वैल्यू नेगेटिव हो, और cos की मैक्सिमम नेगेटिव मतलब मिनिमम नेगेटिव में जाए तो -1 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू रखें क्योंकि cos की रेंज -1 से +1 के बीच में होती है, तो और मैक्स एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे U इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का P, U इक्वल टू प्लस का ये। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, देखिए जरा ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वो अनस्टेबल में, किसमें है अनस्टेबल में, ठीक है। और केस 2 अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो मिनिमम कब होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, तो जरा रखिए U इज इक्वल टू क्या मिला माइनस का PE और ये बन जाएगा माइनस का, ठीक है। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल कंडीशन है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया है डिफरेंट चार्जेस के लिए, डिफरेंट फील्ड्स के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए। अब फिलहाल 2-3 बातें हैं नोट डाल के, आप चाहें तो और भी समझ सकते हैं, जरा ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 1-2 पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ सिर्फ समरी के टाइप से, कि अगर हम लोग ग्राफ बनाएं U और R में, ठीक है, तो U और 1/R में जब ग्राफ बनाएंगे, इधर R ले लेते हैं, इधर U ले लेते हैं, तो 1/R ले लेते हैं इधर, तो U और 1/R के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R और U। लेकिन अगर यही बात करें, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर U और R के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको।
क्यों? क्योंकि U और R के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, तो इस तरीके से होगा। फिलहाल ये चीजें आ गई। अब फॉर्मूले को देखिए कुछ और हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं, इनको नोट डाल के आप लास्ट में लिखिएगा जरूर। अब एक फॉर्मूले से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा सिंपल से। फॉर्मूलों को देख के भी इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरप्रिटेशन अगर आपको आ गया तो मतलब समझ लीजिए कि सारी चीज़ें आसान हो गई। तो देखिए वो क्या इंटरप्रिटेशन है इसका। आर अगर बढ़ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, R12 लिख लीजिए, A भी लिख लीजिए। आर अगर डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच का बढ़ रहा है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब जरा एक चीज और समझिएगा, अगर मतलब सेम टाइप के चार्जेस हैं, सेम टाइप के चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे, मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव, अभी मैंने जो बताया ना पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो अनस्टेबल होगा। कैसे होगा देखिए, अगर पॉजिटिव है मतलब वो रिपेल करेंगे, वो उसको एक दूसरे को भगाएंगे, मतलब वो सिस्टम बनने ही नहीं देंगे, और जब सिस्टम को फॉर्मेशन ही नहीं होने देंगे दैट इज वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि वो रिपेल करेंगे, भगाएंगे, वो सिस्टम उसको स्टेबल नहीं रहने देंगे। बहुत नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर दोनों बड़े चार्जेस हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर पर याद होगा आपको, जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतने ज्यादा रिपेल करेंगे। फिर अगर दो चार्जेस हैं दोनों अपोजिट नेचर के हैं तब भी वो सिस्टम को नहीं बने दे, वहां पे नेगेटिव एनर्जी आएगी। और अगर बहुत बड़े चार्जेस हैं तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी, जितने ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी उतने ही ज्यादा वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कशन है, इनको जरा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसके साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके सीधे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका यूज कर सकें, ठीक है। थैंक यू।